डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट समझ में आया सभी के? यस सर। Diffraction due to single slit. सिंगल स्लिट में हाँ तुमको देख लिया ये तो हमारी क्या जो ना क्या नाम की हाजिरी लग गई है। अब तुम जाओ एंजॉय करो, मजा करो। बस अब तो मजा करिए, कहीं नहीं बहू मजा लेती है। दादी उनको पढ़ाने दीजिए, बोलिए। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने निकाला R इक्वल्स टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इंटेंसिटी यहां से निकल आएगी। ऑडिबल हो? आवाज सुनाई दे रही सभी को? यस सर। यस सर। ओके। ए स्क्वायर, जब आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। ओके, अब देखिए यस सर। यस सर। यस सर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसके मैक्सिमा कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? हाँ पंकज, कब मैक्सिमम होगी? एक बंदा बोले यार, एक बंदा बोलिए। स्ट्रेट लाइन पर चली जाएगी सर, बिना किसी एंगल के। स्ट्रेट लाइन में चली जाने का क्या मतलब है? इक्वेशन देख के बात करिए ना। स्ट्रेट लाइन में कब जाएगी? जीरो जब अल्फा When alpha equals to 0, when alpha equals to 0, then theta will be 0. And when theta will be 0, we have undiffracted light rays. And undiffracted light rays represent maximum intensity, or you can say zero order principal maxima. Okay. Zero order principal maxima. अब मिनिमा कब मिलेगा? कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी? कब मिनिमम होगी इंटेंसिटी? कब आई? किसी भी फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। 0। तो कब 0 होगा आई? अल्फा जब 0 होगा। हैं? साइन अल्फा बाई अल्फा जब 0 होगा। जब अल्फा 0 होगा। जब केवल साइन अल्फा 0 होगा। जब अल्फा 0 होगा तो आई विल बी इनफाइनाइट। When alpha tends to 0, I tends to infinite.
सुबह सुबह दिमाग नहीं काम कर रहा तुम लोगों का, तो आगे क्या होगा भैया। इट्स इक्वेशन। सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, इतना जो डिस्टरबेंस क्यों हो रहा, म्यूट रखिए। For maximum intensity or for principal maxima, alpha tends to infinite. Alpha tends to infinite represents theta tends to infinite. Sorry, theta tends to 0. Alpha tends to 0 represent theta tends to 0. And theta tends to 0 represent I tends to infinite. This gives the direction for principal maxima. This gives the direction for principal maxima, or you can say the central maxima. Similarly, for minima, when sin alpha will be 0, sin alpha will be 0, I will be 0. This gives you the minima, and you must have to note when sin alpha tends to 0, alpha tends to plus minus m pi, where m may have the value 1, 2, 3 and so on. Hence we have first minima. We have first minima at m equals to plus pi and m equals to minus pi. Therefore, it is said that both sides of central maxima, there will be minima. After first minima, there will be a secondary maxima. Now we have to find out the very condition for secondary maxima. As we know in ordinary mathematics, to find out the maxima and minima, we have to differentiate this intensity factor. मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग? ओके, परितोष, for maxima and minima we have to ठीक है differentiate this intensity. ओके, Yes, sir. हम लोग जैसे ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है ना, डी आई अपॉन डी अल्फा निकालेंगे यहाँ से, ठीक। Yes, sir. फिर डी आई बाई डी अल्फा की वैल्यू जब आएगी उसको 0 से इक्वेट करेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. फिर उसकी वैल्यू रख करके हमें डी टू आई अपॉन डी अल्फा टू अगर मैक्सिमम आएगा या अगर प्लस आएगा माइनस आएगा तो हम उस हिसाब से मिनिमा और मैक्सिमा बताते हैं, कि नहीं? तो अब जो है आप लोगों ने कहाँ तक लिखा हुआ है? इंटेंसिटी लिख लिया था। ये जो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा हो गया था? यस सर। नहीं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। इस मैक्सिमा का मतलब है इट इज द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। नहीं सर, ये नहीं। हाँ, तो ये जो नहीं हुआ है, ये मिनिमा तो हुआ है ना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मिनिमा हो गया। साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा 0 होगा तो अल्फा विल बी प्लस माइनस एम पाई। तुम इसकी वैल्यू चेंज करते जाओगे, एम विल बी 1, एम विल बी 2, 3 एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ आपको मिनिमा मिलेंगे। फिर मिनिमा के बाद सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट करिए टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ मैं सेकेंडरी वर्ड नहीं लिखा हूं, इसको सेकेंडरी लिख लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, प्लीज राइट डाउन। इस एक्सप्रेशन को पूरा लिखिए। राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा।
DI अपॉन डी अल्फा निकालिए। निकाल ले DI अपॉन डी अल्फा, फिर उसको जीरो को इक्वेट करिए तो आपको इक्वेशन मिलेगा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन हैव अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। सिंपली अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। फ्रॉनहोफर को ये इक्वेशन मिला जिसमें अल्फा की वैल्यू है tan अल्फा। अब कितना हो गया? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको जो ग्राफिकली फ्रॉनहोफर ने सॉल्व किया, he plotted the curves y equals to alpha, it is a straight line, है कि नहीं? Yes. जब उसने दोनों दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया तो उसके अनुसार इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा। ये फ्रॉनहोफर का एजम्पशन था, जिस एजम्पशंस पे उसने इंटेंसिटी निकाली, और इंटेंसिटी बाय द वे वही निकल के आई, इसलिए उस एजम्पशंस को ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया गया। y इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं। See, the first equation is a straight line through origin making an angle of 45 degree, ठीक Yes, है ना? sir. क्योंकि आपको पता है n के लिए 45 will be 1, है ना? y equals to alpha and y equals to tan alpha. The first intersection is approximately at values alpha equals to 0, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on। इस ग्राफ को जो जो बना लीजिए, जो यहाँ पे ठीक ग्राफ जो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ग्राफ? एक डॉटेड लाइन्स है और एक थिक कर्व्स हैं, और एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू अल्फा की, और एक स्ट्रेट लाइन है थोड़ी सी झुकी हुई है, इट विल बी y इक्वल्स टू tan अल्फा की। तो y इक्वल्स टू अल्फा को y इक्वल्स टू tan अल्फा जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट्स के लिए अल्फा की वैल्यू है, अल्फा 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पाई बाई 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 5 पाई बाई 2 पे कर रहा है, 7 पाई बाई 2 पे कर रहा है, एंड सो ऑन। तो these points, ठीक है, these points will represent the secondary maxima। तो अल्फा की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, जब अल्फा की वैल्यू 0 जो है ना रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब वो सेंट्रल मैक्सिमा उसी पॉइंट पे आपको सेकेंडरी मैक्सिमा भी मिल रहा है, उसी पॉइंट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा भी मिल रहा है। तो जो दिखेगा क्या आपको, कौन सी पीक दिखेगी आपको? बोलिए, कौन सी पीक दिखेगी? सर वो सेकेंडरी मैक्सिमा सर समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? सेकेंडरी मैक्सिमा में इतना समझना है, जो जो डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया होगा, Yes, sir. इसको नहीं आ रहा है समझ में? नाम बताइए जरा। मैं
जो है, बोलो, किसे नहीं समझ में आ रहा? सर मुझे नहीं आ रहा सर। क्या नाम शुभम। भैया? अच्छा, शुभम। शुभम। शुभम, देखो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो तो आता है ना भैया? यस सर। कैसे निकालते हैं मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा? सर वो प्लस माइनस है सर, वो मेटा बना के निकालते हैं। क्या? मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? सर डिफरेंस से वो करते हैं सर, वो लाइन बनाते हैं सर, नंबर लाइन बना के सर प्लस माइनस वो दिखाते हैं, मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर। अच्छा, प्लस माइनस। आदर्श सिंह। आदर्श सिंह, यस सर। ऐसे दिखाते मैक्सिमा मिनिमा? सर कैसे सॉल्व डिफरेंशिएशन करते? करते हैं उसमें। हाँ, फिर फिर जो डिफरेंशिएशन को जिस फंक्शन के लिए निकालना होता है उस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करते हैं फिर क्या करते हैं? फिर उसे सी के 0 के बराबर रखते हैं। हाँ, फिर उसको 0 के बराबर रखे। वही काम यहाँ किया, इंटेंसिटी को अल्फा, क्योंकि इंटेंसिटी अल्फा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना। आई की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसलिए आई को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब फिर डी आई अपॉन डी अल्फा को 0 के इक्वेट किया। 0 को इक्वेट करने पे हमको एक इक्वेशन मिला, अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? इसका मतलब है अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। एक इक्वेशन मिला, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब जब अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा मिल गया तो इस इक्वेशन को फ्रॉनहोफर ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहा कि यह जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू अल्फा, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो उसने इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया। तो y इक्वल्स टू अल्फा को y इक्वल्स टू टेन अल्फा जिन जिन एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी उन उन एंगल्स को सेकेंडरी मैक्सिमा सपोज किया कि वहीं पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो y इक्वल्स टू अल्फा को जिन जिन एंगल्स पे इंटरसेक्शन हो रहा था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, अल्फा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो यही एंगल्स तुम्हें याद रखने हैं कि किन किन एंगल्स पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा था। राइट? यहां तक बात आ गई समझ में? Yes, sir. अब अल्फा इक्वल्स टू 0 पर, अल्फा इक्वल्स टू 0 पे इस समझेंगे तब जो मैं बता रहा हूं, किताब खोलेंगे और उसको उस जो जो चीजें आपके जो माइंड में आ रही है समझ में, उसको उस जो है टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे। हो सकता हो कि ऑनलाइन जो है आप सुन तो पा रहे हो लेकिन वो समझ ना पा रहे हो, तो उसको जब आप जो है टेक्स्ट बुक खोलेंगे, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसको नोट करते चलिए और उसको बुक से मैच करिए, तब फिर दिक्कत आए तब बात करिए। अभी यहाँ कोई जादू तो नहीं है कि मैं कोई जादू जो है ना बांट रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए जो बेसिक फंडा है वो तो समझ में आने चाहिए कि हम कैसे मैक्सिमा निकालते हैं, कैसे मिनिमा निकालते हैं, कैसे कोई जो है ग्राफ बनाते हैं, और जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती होंगी वो पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इतना माना जाता है कि जो इंजीनियरिंग में बच्चे को इतना सब कुछ पता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अल्फा इक्वल्स टू 0 पर है, अल्फा इक्वल्स टू 3π/2 पे है। क्या आदित्य आदित्य त्रिपाठी आदित्य, यस सर। अल्फा इक्वल्स टू 0 पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है, ठीक है? यस सर। और अल्फा इक्वल्स टू 0 पे ही प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो दोनों में से कौन सी पीक आपको सबसे ज्यादा इंटेंस दिखाई देगी? सर दोनों सेम पोजीशन पे हैं, वैसे तो प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा होती है। तो सर सेम पे है तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए ऐसी। होनी चाहिए का क्या मतलब है? होगी। तो किसकी ज्यादा होगी? सर दोनों की इक्वल होगी। अरे यार, एक सेकेंडरी मैक्सिमा है, एक सेकेंडरी का नाम दे प्रिंसिपल की रहे हैं, ज्यादा एक को होगी। प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल की ज्यादा होगी, तो जो दिखेगा क्या आपको? प्रिंसिपल सर मैक्सिमा प्रिंसिपल वाली दिखेगा। दिखेगी। क्यों दिखेगी प्रिंसिपल मैक्सिमा? इसलिए जो दिखेगी क्योंकि उसी प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा भी दिखेगा, ठीक है? यस सर। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ब्राइटर नोट के साथ दिखेगा। अब अपने आप म्यूट रखिए। अब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा तो 0 पे मिला, 0 पे इंटेंसिटी क्या हुई? I0। यहाँ जो देखिए नीचे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है, वी कैन हैव I नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर। I नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है? And the intensity of 0 order principal maxima will be A square. परितोष, Yes, समझ sir. में आ रही बात? समझ Yes, में sir. आ रही बात? समझ में आ रही बात? Yes, sir. I नॉट की वैल्यू A स्क्वायर होगी। कैसे होगी I नॉट की वैल्यू A स्क्वायर? मुझे बताइए। परितोष, Yes, sir. कैसे Alpha, वैल्यू? हाँ, sir, alpha tends to 0 होगा. वेरी गुड। when alpha tends to 0, Sin alpha by alpha tends to 1. वेरी गुड है ना? when alpha tends to 0, sin alpha upon alpha will be 1, ठीक? therefore I naught will be A square। पूरे स्क्रीन पर जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो A स्क्वायर की होगी, और उस A स्क्वायर वाले पीक को हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। अब जो देखिए I मैक्स, जो आपको इस समय स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, इसमें जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है वो I मैक्स है, एंड दिस I मैक्स विल बी A स्क्वायर, ठीक है? यस सर। परितोष, Yes, sir. फिर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको? अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3π/2। 3π/2, मतलब इस सेंट्रल मैक्सिमा के प्लस 3π/2 पे मिलेगा और माइनस 3π/, मतलब ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा यू हैव द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। First secondary maxima will be at plus 3π/2 and minus 3π/2। कितनी वैल्यू होगी इसकी? अगर आप प्रिंसिपल मैक्सिमा को इस सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ इक्वेट करें तो इस सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितने परसेंट होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के? 4.96. ओके, वेरी गुड। 9 4.96 कैसे होगी? क्योंकि अभी आप यहाँ पे जो देखिए ना, ये नीचे I1 की वैल्यू आ रही है 1/22 टाइम्स A स्क्वायर, ओके?
ठीक है ना, Yes, sir. 1/22 है ना, 1/22 की वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यस सर। तो मतलब ये नियरली 5% के आसपास होगी। मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा की अगर 100% है तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी 5% होगी। ठीक है ना भैया, बात समझ में आ रही मेरी? Yes, sir. ये सब इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर दिया। अब सारी कहानी जो नहीं नोट किया है, नहीं फिर मॉन्टेसरी और आप में कोई अंतर नहीं होगा कि आप खुद वैल्यूज रख करके देखेंगे। अब जो दूसरा 3π/2 पे मिला, मतलब आपको 4.96 नियरली 5% मिली। अब उसके बाद जब अल्फा की वैल्यू आप 5π/2 जो रखेंगे तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? ठीक, जल्दी बताओ। A square by 61. अरे यार इसका परसेंटेज बोलो ना। Percentage, sir. 1.63 है ना, 1.63%, राइट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम, जैसे ए आईएएस में भी पूछा जाता है, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा से दूर होते जाएंगे, यू हैव टू शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेज। ठीक है ना, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा से दूर होते जाएंगे, हमको जो इंटेंसिटी मिलेगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो ठीक है डिक्रीजिंग पैटर्न में मिलेगी। ठीक है कि नहीं? इस इक्वेशन से आप प्रूव कर सकते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब यहां तक कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बताइए फिर से। बोलो भैया, सबके समझ में आ रहा है? यस सर। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। Sir, आ आ रहा रहा है है. सर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम सेकेंडरी मैक्स, इसीलिए जो ग्राफ का नेचर आपने जो देखा होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पीक है ये जो देखिए, ये आई मैक्सिमा है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है फर्स्ट वाला, फिर दूसरा वाला है I2 है, फिर I3 है। ठीक है, जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हैं इंटेंसिटी घटती जा रही है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ध्यान में रखना है आपको। तो यहां तक हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, है ना। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दिस कंसिस्ट ऑफ ब्राइट प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट having alternately minima and weak secondary maxima, rapidly decreasing intensity on either side। ये जो ग्राफ बना लीजिए और उसके नीचे लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा, या मैं जो है इसका स्पीड भेज दूंगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। अभी आपको इतना मोटे मोटे तौर पे देखना है कि इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक ब्राइट प्रिंसिपल मैक्सिमा है और उसके दोनों तरफ मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा है। सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीजिंग नेचर की है, रैपिडली डिक्रीजिंग नेचर की है। और मिनिमा हमको अल्फा इक्वल्स टू +- पाई, +- 2 पाई, +- 3 पाई पे मिल रहा है। सेकेंडरी मैक्सिमा हमको अल्फा इक्वल्स टू 0, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पे मिल रहा है। अब अल्फा इक्वल्स टू 0 पे प्रिंसिपल मैक्सिमा भी मिल रहा है और अल्फा इक्वल्स टू 0 पे सेकेंडरी मैक्सिमा भी मिल रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा को अपने अंदर ओवरलैपिंग रखेगा, इसलिए आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखेगा। इतना हो गया। Yes, sir. अब आगे चलें, ये ग्राफ जो ड्रॉ कर लीजिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए साफ साफ।
It is the case of intensity distribution by single slit. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड पॉइंट है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट. Fraunhofer diffraction at a double slit. जो डायग्राम ड्रॉ करिए, अब देखिए इसमें दो स्लिट्स हैं, वन इज S1 एंड सेकेंड वन इज S2. उनकी विड्थ ईच की स्मॉल e है, ठीक है, जैसा पहले केस में था. स्मॉल e इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट. Let small d is the opaque separation between these two slits AB and CD. It is small d. So that we have the distance between the corresponding points. It will be E plus D. इसे जो है ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है इसे ड्रॉ कर लीजिए. जो डायग्राम स्पष्ट है? Yes, sir. S1, S2, AB, CD, थीटा, K, स्क्रीन XY, सोर्स है S, एक लेंस लगा हुआ है कॉन्वेक्स, पैरेलल करने के लिए. ड्रॉ करिए इसको. हो गया? अब इसमें भी पाथ डिफरेंस निकालना है. पाथ डिफरेंस के लिए लेट वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम A टू PS2. PS2 पे एक नॉर्मल ड्रा किया जिसको आप KS1 भी कह सकते हैं. पाथ डिफरेंस हो जाएगा, कितना होगा पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस विल बी S2K और S2K की वैल्यू क्या होगी? E plus D sin theta. E plus D sin थीटा. गुड. वहां जैसे E sin थीटा था, यहाँ चूंकि E plus D
डिस्टेंस ई प्लस डी है, इसलिए यहाँ ई प्लस डी साइन थीटा हो गया। ई क्या है? ई हर विड्थ जो आपने दो स्लिट लगाई है, ईच की विड्थ है, और डी उनके बीच का ओपैक सेपरेशन है। तो इस डबल स्लिट के पैटर्न में जो स्क्रीन पर आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, इट इज, ठीक है, ड्यू टू सिंगल स्लिट on which a system of interference fringes is superimposed। अब हाइगेंस का प्रिंसिपल एक कहता है कि हर पॉइंट एक नए सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा। तो जो टू स्लिट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में, फ्रॉनहोफर के एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स हैं, वो हर स्लिट से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा होगी। अब ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा पहले वाले सोर्स से निकलेगा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा दूसरे वाले सोर्स से निकलेगा, दोनों जाकर के स्क्रीन के पॉइंट पी पर सुपर इम्पोज्ड होंगे, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए you have to use the vector diagram for find out the resultant amplitude as shown here। The resultant amplitude at point P on the screen will be the result of interference between two waves having same amplitude a sin alpha by alpha and constant phase difference del। अब यहां से आपने अभी पाथ डिफरेंस निकाला E प्लस डी साइन थीटा, इसे नोट करना है, E प्लस डी साइन थीटा। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू E प्लस डी साइन थीटा। इसे नोट कर लीजिए। इस चीज को समझ गए होंगे। इस पॉइंट को समझ गए होंगे तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को नोट करिए, उसमें सब कुछ है, इस जो डायग्राम में आपको सब कुछ है। विनय पांडे, विनायक पांडे, यस सर। नोट कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। ओके। सौरभ, सौरभ सिंह, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा? यस। हाँ आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कितना होगा? ओबी स्क्वायर को से इट वुड बी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ओ ए की वैल्यू रखिए, ओ ए की वैल्यू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा रखिए, और ए बी की वैल्यू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा रखिए। आगे चले? इतना हो गया, आगे चले? यस सर। यस सर। दोनों वैल्यूज रखने के बाद
इसे नोट करिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर 2 बार आएगा, इसलिए इट विल बी 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल जो डेल है, फेज डिफरेंस डेल है, यहां तक नोट करिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर मिलेगा 4 cos स्क्वायर डेल बाई 2। ठीक है ना, ये तो बाहर आएगा तो इट वुड बी 1 प्लस, है ना, cos डेल, एंड इट वुड बी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर डेल बाई 2 माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। नोट कर लिया? इतना नोट हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, अब देखिए, इसमें दो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक अल्फा का फैक्टर्स है और दूसरा बीटा का फैक्टर है। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं और दो रिजल्ट्स हैं। पहला जो रिजल्ट कोई जो देख करके मुझे बता सकता है कि जो डबल स्लिट इंटेंसिटी पैटर्न में क्या डिफरेंस आ रहा है सिंगल स्लिट से? एनी वन ऑफ यू? सर इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर बीटा के फैक्टर से और मल्टीप्लाई हो जा रही है उसमें। और क्या आ रहा है? आपने देखा नहीं ध्यान से? सर 4 से इंटू साइन हो रहा है। स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का सर डिफरेंस आ रहा है पूरा देख करके बोलिए। सर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का डायफ्रैक्शन का पच्चीस सिंगल स्लिट से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। कॉस दो आ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा का भी। और कोई बताए? 4 साइन अल्फा अपॉन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा का मल्टीपल हो गया सर इसमें। सर एम्पलीट्यूड डबल हो गया।
हाँ सर पिछली बार सर सिंगल स्लिट में सिर्फ ए स्क्वायर था। सर 2 sin अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर हो गया। हाँ उबे जी पूरा बोलो, इसको बोल रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ सर पिछली सिंगल स्लिट में सर सिर्फ ए स्क्वायर था। ओके सर इसमें ए की जगह 2a हो गया सर। ओके, मतलब इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब एक स्लिट था तो इंटेंसिटी ए स्क्वायर थी, ठीक है। 2 स्लिट है तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। ओके जब आपने अपने जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट की जगह पे 2 स्लिट यूज किया तो इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स। 3 स्लिट यूज होगी तो इंटेंसिटी विल बी 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। 4 स्लिट होगी तो इंटेंसिटी विल बी 16 and let there be capital N number of slits. Let there be capital N number of slits. Then it would be then yes, it would be N square A square sin square alpha by alpha square. Okay, ठीक है ना? यस सर। तो तुम्हें जितनी इंटेंसिटी चाहिए होगी उसके हिसाब से यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लिट्स ओवर देयर। ठीक है। अच्छा 2 स्लिट, ये तो पहला मेजर पॉइंट हो गया जो सबके समझ में आना चाहिए। दूसरा मेजर पॉइंट है कि जब डबल स्लिट्स होती हैं तो एक स्लिट तो कंप्लीट डिफ्रैक्शन को शो करती है और दूसरी स्लिट इंटरफेरेंस को शो करती है। अल्फा वाला टर्म जो डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, बीटा वाला टर्म इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट टर्न पे जो डिस्कस होगा। ओके ठीक है ना? वी हैव टू पैटर्न, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का एक पैटर्न है which gives the diffraction pattern due to each individual slit, and second one is the cos square beta which gives interference pattern due to diffracted light waves. जो लाइट वेव्स जो डिफ्रैक्ट हो रही हैं वो आपस में इंटरफेयर कर जा रही हैं। ठीक है ना? तो जो डिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं उनका भी इफेक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है ना? तो यहीं तक रुकते हैं। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीजें आई होप एंड आई सपोज टू कि आप इसको निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल सकते हैं आप, है ना? ईश्वर आप में इतनी शक्ति दे कि आप मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल लें। ठीक है, थैंक यू। Thank you to all of you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।